Recording in progress. वायुः पित्तं कफश्चैति त्रयो दोषाः समासतः विकृता अविकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। वायु यानी कि वात पित्त और कफ ये तीन ही दोष शरीर के अंदर होते हैं विकृत अवस्था में। विकृत का मतलब होता है यहाँ पे कि इम्बैलेंस्ड अवस्था, इम्बैलेंस्ड अवस्था या फिर बाद में उसको हम जो है वो ये भी कह सकते हैं कि डिस्टर्ब्ड अवस्था। तो अगर वात पित्त और कफ इन तीनों के अंदर जो बैलेंस है वो अगर डिस्टर्ब्ड है या विकृत है तो इससे क्या होगा, देहम घ्नन्ति। घ्नन्ति का यहाँ पे जो फुल फॉर्म है वो है डिस्ट्रॉय। तो अगर विकृत अवस्था में, अगर डिस्टर्ब्ड अवस्था में वात पित्त और कफ ये तीनों दोष रहेंगे तो वो क्या करेंगे, शरीर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय कर देंगे यानी कि क्या, कि शरीर में बीमारी हो जाएगी, बीमारियां हो जाएंगी या अलग अलग प्रकार की व्याधियां हो जाएंगी या फिर बाद में रोग हो जाएंगे। तो वायु पित्त और कफ ये तीन दोष होते हैं। अगर ये तीन दोष डिस्टर्ब्ड है तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, व्याधि हो जाएंगी या उसको रोग हो जाएंगे। और अगर वो अविकृत है, अविकृत यानी कि क्या, अनडिस्टर्ब। अविकृत का मतलब होता है अनडिस्टर्ब। तो अगर आपके अंदर आपके शरीर के अंदर दोष जो है वो बैलेंस्ड है या अविकृत है तो आपका शरीर का क्या होगा, वर्तन होगा। वर्तन का मतलब होता है बढ़ना या अच्छी प्रकार से बढ़ना या अच्छे प्रकार से बढ़ना। तो इससे हमें जो है वो एक बात प्रॉपर्ली पता चलती है कि वात पित्त और कफ अगर ये अच्छे प्रकार से अपने गुण और कर्म प्रॉपर्ली कर रहे हैं। गुण और कर्म मतलब क्या, अभी गुण मतलब प्रॉपर्टीज और कर्म मतलब फंक्शन। तो अगर वात पित्त और कफ, वायु पित्त और कफ अपने गुण और अपने कर्म प्रॉपर्ली कर रहे हैं तो वो कैसे रहेंगे, अनडिस्टर्ब रहेंगे। और अगर वो प्रॉपर्ली नहीं कर रहे फंक्शन या उसके प्रॉपर्टीज प्रॉपर्ली नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अगर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, शरीर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अगर डिस्टर्ब नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, शरीर का वर्तन करेंगे यानी कि उसको बढ़ाएंगे। अभी आप बोलेंगे कि सूत्र स्थान के पहले अध्याय में अपन ने आयुर्वेद अवतरण देखा, फिर बाद में आयुर्वेद के ब्रांचेस देखे और अभी अचानक से वात पित्त कफ कहाँ से आ गया। तो बेसिकली आपको आयुर्वेद की जो संहिताएं होती है वो कैसे लिखी जाती है इसका थोड़ा सा एक मैं इंट्रोडक्शन यहाँ दे देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ नीचे ये श्लोक डाला हुआ है, आयुर्वेदागमो हेतुर आगमस्य प्रवर्तनम सूत्रणस्याम अभी अनुज्ञानम आयुर्वेद से निर्णय। यानी कि क्या, कि ये चरक के सूत्र स्थान का पहले अध्याय का 167 श्लोक है। अभी ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि हमने चरक संहिता में अब तक क्या देख लिया, आयुर्वेद का आगम, आगम का मतलब होता है उत्पत्ति या कैसे आया, कहाँ से आया, हेतुर आगमस्य और उसको लाने की वजह क्या थी, प्रवर्तन और वो किस प्रकार से जो है वो धरती पे आने के बाद भरद्वाज आदि महर्षियों द्वारा फैलाया गया। फिर बाद में किस प्रकार अग्निवेश आदि शिष्यों ने जो है वो उसकी संहिता बनाई या उसको सूत्र रूप में लिखा। और फिर इस प्रकार ये अनुज्ञान जो है वो आयुर्वेद के रूप में बहुत प्रख्यात हो गया। और ये सब चीज़ें जो है वो इस सूत्र स्थान में किस रूप में लिखी गई है, निर्णय के रूप में लिखी गई है। निर्णय का मतलब यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे टेक्स्ट बुक्स में जैसे इंडेक्स होता है वैसे ही इन जो संहिताएं ग्रंथ है हमारी उसमें सूत्र स्थान होता है। सूत्र स्थान में वो क्या लिखते हैं, कंक्लूजन्स लिखते हैं। तो ये जितने भी श्लोक अब आप यहाँ से देखने वाले हो अष्टांग हृदय में, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा, तो ये क्या है, कंक्लूजन है। किस चीज़ का कंक्लूजन है,
तो कंक्लूजन हमेशा किन किन चीज़ों का होता है? तो डिस्कशन का कंक्लूजन होता है, फिर बाद में किसी डिबेट का कंक्लूजन होता है, फिर बाद में किसी एक्सपेरिमेंटेशन का कंक्लूजन होता है, या फिर बाद में किसी रियलाइजेशन का जो है वो कंक्लूजन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये जो वात पित्त कफ तीन होते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर ऐसे रहते हैं। अगर विकृत रहते हैं तो जो शरीर है वो बीमार पड़ जाता है, और अगर अविकृत रहते तो शरीर जो होता है वो कैसा होता है? अच्छे से बढ़ता है। तो ये कंक्लूजन उनको कैसे पता चला? तो किसी ना किसी डिस्कशन, डिबेट या एक्सपेरिमेंटेशन या रियलाइजेशन से ही मालूम पड़ा। तो अगर आपको ये जानना है कि ये प्रॉपरली कहाँ से आया, या ये स्टेटमेंट इनको कैसे समझ में आया, या इनको कैसे पता चला कि शरीर के अंदर तीन ही दोष होते हैं, वैसे हम ये चीज़ जो है वो संहिता के आगे देखने ही वाले, आने वाले चैप्टर्स में हम ये देखने ही वाले। लेकिन फिर भी अगर आपको ये जानना है पहले से ही कि ये जो है ये कंक्लूजन कहाँ से आया, तो उसके लिए आपको चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इनमें जो वात पित्त कफ के रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको अष्टांग हृदय में ये समझ में आएगा कि अष्टांग हृदय में ये चीज़ें जो है वो कहाँ से आई। लेकिन फिलहाल सूत्र स्थान में अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो ये दोष होते हैं वो तीन होते हैं, वात पित्त कफ, और अगर ये सही रहे तो आपका बॉडी जो है वो अच्छे से बढ़ता है, और अगर सही नहीं रहे तो आपका बॉडी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। जैसे कि आकाश महाभूत और वायु महाभूत ये दोनों मिलके आपका वात बनते हैं, उसी प्रकार ये अग्नि और आपका जो जल महाभूत है ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? पित्त बनते हैं। और फिर जल और पृथ्वी महाभूत मिलके जो है वो आपका क्या बनते हैं? कफ बनते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों दोषों का यहाँ पे एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है। यहाँ पे एक बात और बोली गई है कि वात पित्त और कफ ये जो है वो अगर अविकृत रहे तो ये शरीर को बढ़ाते, लेकिन अगर विकृत हो गए तो शरीर को नाश कर देते। इसका मतलब क्या है कि सभी रोगों का कारण क्या है? वात पित्त और कफ। अगर वात पित्त और कफ प्रॉपर गुण और कर्म से फंक्शन करेंगे तो इंसान को रोग होंगे नहीं, और अगर वो बिगड़ गए तो इंसान को रोग हो जाएंगे। तो ये जो है वो इनडायरेक्टली यहाँ पे ऐसे कहा गया है, ये एक ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि अगर दोष जो है वो तीन है और अगर वो पूरे शरीर में है तो हमको दिखते क्यों नहीं, या एलोपैथी जैसे दूसरे शास्त्र जो है वो उनको ये दोष क्यों नहीं समझ में आते, सिर्फ आयुर्वेद शास्त्र में ये तीन दोष क्यों है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये नेक्स्ट श्लोक लिखा गया है कि अगर आपको तीनों दोष जानने हैं तो आपको जो है वो ये डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहिए। ते व्यापिनो अपि, ते यानी कि कौन? तीनों दोष। व्यापिनो अपि, व्यापन का अर्थ होता है सारे शरीर में प्रेजेंट होना। व्यापन का अर्थ होता है सारे शरीर में प्रेजेंट होना, इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहना। यानी कि ऐसा कोई भी शरीर का पार्ट नहीं है जहाँ पे ये तीनों दोष एब्सेंट रहते हैं, या इनमें से कोई भी एक एब्सेंट रहता है। ये तीनों साथ में सभी जगहों पे प्रेजेंट रहते हैं। और लेकिन उसमें से भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आपको इनकी फंक्शन या इनका एक्टिविटी या इनकी उत्पत्ति यानी कि अभी आप इसको उत्पत्ति ऐसे ही समझिए, वो जो है वो आपको देखने मिलेगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया है कि ऋण नाभ्यो अधो मध्यो ऊर्ध्व संशय। तो ये जो तीन दोष है वो ऋण नाभ्यो यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समास है और वो समास जो है वो इस प्रकार है, रुच्च नाभि च ऋण नाभि ताभ्य, यानी कि हृदय और नाभि दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ऋण नाभ्यो यानी कि हृदय और नाभि के नीचे, मध्य और ऊर्ध्व में ये तीनों दोष, यानी कि हृदय और नाभि के नीचे जो है वो वायु, हृदय और नाभि के बीच में जो है वो पित्त, और हृदय और नाभि के ऊपर जो है वो कफ। इस प्रकार से ये तीनों दोष जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी आप बोलोगे कि ये कैसे पता चला या ये कैसे समझ में आया? तो ये ऐसे समझ में आया
कि जैसे कि आप देख सकते हैं हृदय और नाभि के ऊपर जो है वो बेसिकली आपका ब्रेन है, जहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। फिर आपका लंग्स है, उसके अंदर म्यूकस सिक्रीशंस होते हैं। फिर बाद में आपका सलाइवरी सिक्रीशंस होता है। फिर बाद में आपके वहाँ पे हार्ट होता है, जिसके अंदर पूरा ब्लड का जो कूलिंग होता है। तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि सारे सिक्रेटरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो बेसिकली नाभि के ऊपर ही है और हृदय के ऊपर ही है। तो इसलिए ये पार्ट जो है वहाँ पे कौन सा दोष प्रधान है? कफ दोष प्रधान है, क्योंकि कफ किससे बना है? जल और पृथ्वी महाभूत से। अभी आप ये देखेंगे कि नाभि और हृदय के बीच में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हृदय और ये है नाभि। तो इन दोनों के बीच में आपका बेसिकली क्या आ रहा है? तो आ रहा है लीवर, पेंक्रियास, गॉल ब्लैडर। तो ये सब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है। और ये बेसिकली क्या करते हैं? खाना डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के बाइल या एसिड सिक्रीशंस करते हैं। तो इसीलिए इनको जो है वो क्या बोला गया है? मध्य में कौन सा दोष रहता है? पित्त दोष रहता है। पित्त यानी कि क्या? जो ये केमिकल एनर्जी है जो हमारे बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन करने के लिए स्टोर की जाती है, यही आपका पित्त है। फिर लास्ट में जो है वो वात दोष है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। जितना भी पानी जो इंटेस्टाइन में निकलता है उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए ये जो जगह है उसको क्या बोला गया है? वात प्रधान, यानी कि वायु प्रधान कहा गया है। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू लोकेशन, स्थान विशेष के अनुसार यहाँ पे दोष के जो है वो स्थान बताए गए हैं। सामान्य रूप से वो पूरे शरीर में मिलेंगे, लेकिन विशेष रूप से आपको ये स्थानों पे मिलेंगे। और उसी प्रकार वयो अहोरात्रि भुक्तानाम, उसी प्रकार एज के बारे में भी समझना है। उसी प्रकार अहोरात्रि यानी कि 24 आवर्स में जो डे का साइकिल है उसके बारे में समझना है। और उसी प्रकार से भुक्तानाम यानी कि भोजन के पहले, मध्य में और बाद में, ऐसे भी जो है वो आपको ये समझना है कि तीनों दोष रहते हैं। तो अब वो कैसे समझेगा? तो उसके लिए हम आगे का डायग्राम देखते हैं। तो जैसे कि ये एज पर डे है, अहोरात्रि साइकिल यानी कि एज पर 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में जो है वो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक जो है वो आपका कफ का काल है। तो ये आ गया आपका मॉर्निंग टाइम। फिर बाद में ये आ गया आपका शाम को 6 से शाम के 10 बजे तक, ये हो गया आपका इवनिंग टाइम। तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम पे जो है वो कौन से दोष का प्राधान्य है? कफ दोष का प्राधान्य है। वैसे ही दोपहर को 10 से लेकर 2 बजे तक जो है वो कौन सा? पित्त दोष का प्राधान्य है। यहाँ पे भी 10 से 2 बजे तक पित्त दोष का प्राधान्य है। तो ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे? तो ये इसलिए क्योंकि सभी प्राणियों को, जो सभी इंसानों को भूख जो है वो कितने बजे लगती है? 10 बजे से लगना चालू होती है, 12 बजे तक मैक्सिमम लगती है और 2 बजे तक लगती रहती है अगर खाना नहीं खाया तो। वैसे ही अगर रात को भी अगर आप जागते हो तो आपको 10 बजे भूख लगती है और 12 बजे भूख लगती है और फिर 2 बजे तक लगती ही रहती है। अगर सो गए तो नहीं लगती। क्यों लगती है? क्योंकि उस टाइम पे आपका पित्त जो है वो रिलीज होता है जीआईटी में, और इसकी वजह से आपको भूख लगती है। और फिर बाद में जो टाइम बच गया 2 से लेकर 6 बजे तक, और यहाँ पे भी 2 से लेकर 6 बजे तक, ये आपका वात दोष प्रधान जो है वो टाइम होता है। तो इससे हमने देखा कि इसमें टाइम के अनुसार भी जो है वो दोष कैसे है? सीक्रेट हो रहे हैं, और दोषों का प्राधान्य अपने को देखने को मिल रहा है, या उनका फंक्शन और वो देखने को मिल रहा है। ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है वो भुक्तानाम यानी कि भोजन के पहले, बाद में और बीच में भी जो है वो कफ, पित्त और वात रहते हैं। तो ये कैसे रहते हैं? तो फॉर एग्जांपल कि आपने कोई खाना खा लिया, जैसे कि 2000 ml का आपने खाना और पीना दोनों कर लिया, फिर उसमें सलाइवरी सिक्रेशन हुए 1500 ml। तो टोटल मिला के आपका जो ml सिक्रेट जमा हो गया स्टोमक के अंदर, वो कितना हो गया? 3500 ml। तो उसमें जब गैस्ट्रिक सिक्रेशंस मिलेंगे तो टोटल ये कितना हो जाएगा? 1500 ml।
तो इस हिसाब से यहाँ पे जो टोटल सिक्रीशंस है वो कितने हो जाएंगे 5000 ml। तो ये जो सलाइवरी सिक्रीशंस है और ये जो फूड और ड्रिंक आपने खाया है उस वो जो होता है वो मैक्सिमम हमारा फूड का कंटेंट जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि क्या, बेसिकली वो आपका सिंपल टूटने के बाद ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है, तो बेसिकली वो स्वीट होता है। इसीलिए पहला जो अवस्था भाग है उसको हम क्या कहते हैं, मधुर भाग, यानी कि मधुर अवस्था कहते हैं, जो कि कफ प्रदान होता है। फिर बाद में एक बार ये 5000 ml जो है वो आगे की तरफ खिसकता है, तो उसमें लीवर के सिक्रीशंस, पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस और इंटेस्टिनल सिक्रीशंस जो है वो निकलते हैं। तो वो सिक्रीशंस टोटल मिला के 9000 ml हो जाते हैं। और ये सिक्रीशंस कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसलिए इसको जो है वो क्या बोला जाता है, पित्त का भाव, यानी कि अम्ल भाव। अम्ल यानी कि एसिडिक। तो ये जो अवस्था होती है इसको पित्त दोष प्रधान अवस्था कहते हैं, या अम्ल भाव, अम्ल अवस्था पाक भी कहते हैं। फिर बाद में यही खाना जब नीचे आता है तो उसमें से कम 7800 ml जो है वो खाना पानी जो है वो क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और बाकी का जो बच जाता है वो 200 ml म्यूकस सिक्रीशन जिसमें कोलोन से होता है, और 1250 ml जो वाटर होता है वो कोलोन से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोलोन में या लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसी की वजह से इसको जो है वो क्या बोला जाता है, कटु भाव, यानी कि कटु अवस्था पाक कहा जाता है। और इसी को वात दोष प्रधान भी कहते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे बोला गया है कि खाने के पहले, बीच में और लास्ट में कफ, पित्त और वात इस प्रकार से जो है वो प्राधान्य देखने को मिलता है। ठीक है। क्रमात्, क्रमात् का मतलब होता है क्रम से। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू एज, फिर बाद में अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इन चारों का जो है वो वेरिएशन दोषों के अनुसार हमको जो है वो इस श्लोक से पता चलता है। और हमको ये भी पता चलता है कि अगर दोषों में कुछ गड़बड़ी होती है तो इन चारों में भी गड़बड़ी हो जाएगी। इसमें से जो एज वाला जो क्राइटेरिया है वह है, उसमें ऐसा है कि एज के 3 स्टेज होते हैं, बाल अवस्था, यौवन अवस्था और प्रौढ़ यानी कि बुढ़ापा। तो इसमें से बाल अवस्था जो है वो कफ प्रदान होता है, क्योंकि जब हमको अगर बाल अवस्था में अगर हम रहते हैं तो हमारा शरीर कैसा होता है, बन रहा होता है। इसकी वजह से सारे सिक्रीशंस एक्टिव होते हैं, तो इसलिए वो अवस्था कफ की होती है। यौवन अवस्था में शरीर बन गया होता है, अभी सिर्फ उसे मेंटेन करना होता है, जिसकी वजह से जिसमें सिर्फ डाइजेशन जो है उसका सबसे ज़्यादा रोल रहता है, इसलिए वो पित्तज अवस्था है। और लास्ट में जो है वो कुछ भी प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए वो वातज अवस्था है, क्योंकि ना डाइजेस्टिव सिक्रीशंस प्रॉपर होते हैं, ना सिक्रीशंस एक्टिव ही रहते हैं इतने, तो इसलिए ये जो लास्ट अवस्था होती है उसको वातज अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दोषों का दोष सारे शरीर में प्रॉपरली जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी एज पर लोकेशन, एज, टाइम, फंक्शन वो चेंज होते रहते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन जो है वो सिर्फ हमारा ही नहीं है। आप जैसे कि ये एक और श्लोक देख सकते हैं, ये अग्नि पुराण का श्लोक है। इसमें भी लिखा है कि नाभि ऊर्ध्वम अधश्चैव, नाभिर ऊर्ध्वम अधश्चैव, बुध श्रोण्यो तथैव च बलास, बलास यानी कि कफ, बलास पित्त वातानाम देहे स्थानम प्रकीर्तिता, यानी कि नाभि के ऊर्ध्व, मध्य और अधर जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, वैसा ही डिस्क्रिप्शन अग्नि पुराण में भी एक्सेप्टेड है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो प्रिंसिपल है, ये जो कंक्लूजन है, वो सिर्फ आयुर्वेद में ही नहीं तो दूसरे ग्रंथों में भी एक्सेप्ट किया गया है। अभी नेक्स्ट श्लोक देखेंगे तो नेक्स्ट श्लोक जो है वो आपका अग्नि के बारे में। अभी यहाँ पे अग्नि मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे लिखा है तय भवेद विषम तीक्ष्ण मंद च अग्नि समय सम। तो यहाँ पे अग्नि के जो है वो 3 प्रकार बताए हैं। तय भवेद, तय भवेद यानी कि वो है
विषमः, तीक्ष्ण, मंद और सम। इस प्रकार से जो है वो 4 प्रकार की अग्नि बताई है। इसमें से अग्नि शब्द का पहले तो अर्थ क्या है वो जान लेना ज़रूरी है। तो बेसिकली हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो कैसी है, केमिकल एनर्जी है। और ये केमिकल एनर्जी कैसे बनती है, ये केमिकल एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर स्टोर्ड है। जब भी एटीपी टूटता है तो हमारे शरीर में हीट रिलीज होती है और यही हीट को जो है वो एंट्रैप करके वापस केमिकल एनर्जी बनाया जाता है और ये साइकिल चलती रहती है। तो ये जो केमिकल एनर्जी है या इसको एटीपी में बनाने के लिए सबसे मेन जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस का होता है। ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं कि बाहर से हम जो प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उसे तोड़ते हैं और उसे सिंपल फॉर्म में बनाते हैं और उसी सिंपल फॉर्म को वापस जोड़ के हम जो है वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के अनुसार कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बनाते हैं और फिर बाद में उसी को जो है वो हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। और वही उसी को जब हमको ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की तो हम उसे तोड़ते हैं और हम वापस से जो है ये हीट को अपने पास ले लेते हैं। तो इसी चीज़ को जो है वो यहाँ पे क्या कहा गया है, अग्नि कहा गया है। अग्नि का मतलब होता है फायर, लेकिन हमारे बॉडी में फायर होता है क्या, नहीं, हमारे बॉडी में होती है केमिकल एनर्जी। तो ये जो मैं कह रहा हूँ इसी को जो है वो अष्टांग हृदय के शारीर स्थान में प्रूव भी किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे श्लोक देख सकते हैं, षष्ठी पित्तधरा नाम पक्वाशय आमाशय मध्यस्था। ये जो पित्तधरा नाम का जो ये ऑर्गन है या जो मेम्ब्रेन है वो कहाँ पे है, पक्वाशय और आमाशय के बीच में है। तो ये देखिए जैसे कि आपका ये हो गया आपका पक्वाशय, ये पूरा पार्ट जो है ये पक्वाशय है, नाभि के नीचे पक्वाशय और ये नाभि के ऊपर जो है वो आपका क्या है, आमाशय है। तो आमाशय पक्वाशय के बीच में तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें लीवर, पैंक्रियाज और स्टोमक जो है वो मेन पार्ट है और ये तीनों पार्ट जो है वो बेसिकली क्या इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो पित्तधरा नाम का जो है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। पित्तधरा यानी कि क्या है कि जो पित्त सिक्रीट होकर आ रहा है उसे पकड़ के रखे और वो पित्त जो है वो कैसा होता है, पित्तम पंचात्मकम तत्र 5 प्रकार का होता है, पक्व, आमाशय, मध्यगम, और वो पक्वाशय और आमाशय के बीच में होता है। कैसा होता है, तेजस गुण उदयात, तेजस गुण से युक्त होता है। तेजस यानी कि तेज महाभूत जो होता है यानी कि उष्णता से युक्त होता है। तो ये कैसा होता है, उष्ण होता है। उष्ण यानी कि क्या, मोर हीट लिबरेटिंग। और इसको जो है वो अनल शब्द से भी कहा गया है। इसी पित्त को जो है वो अनल शब्द से भी कहा गया है और ये अनल का यहाँ पे मतलब क्या है, अग्नि है। तो इससे ये प्रूव होता है कि पित्त ही हमारे शरीर के अंदर क्या है, अग्नि फॉर्म में है। और इसका काम क्या है, पचती अन्नम विभजते सारकित्तो पृथक्तता, अन्न को पचाना ही इसका काम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर का पित्त है वही अग्नि। इसका मतलब ये क्या हुआ कि विषम, तीक्ष्ण, मंद, ये जो 3 प्रकार है ये पित्त के ही प्रकार है या पित्त के सिक्रेशन के ही स्टेजेस है। अब वो कैसे है वो हम देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो जैसे कि विषमाग्नि यानी कि क्या, इन्फ्लुएंस्ड बाय वाता, अ पर्सन विथ विषमाग्नि विल समटाइम्स हैव हाई एपेटाइट एंड समटाइम्स हैव लो एपेटाइट। विषमाग्नि वाला जो व्यक्ति रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा, कभी कभी वो अच्छा खाना खाया तो भी जो है वो नहीं पचा पाएगा और कभी बुरा खाना खाया या प्रॉपरली खाना नहीं खाया तो भी जो है वो उसको पच जाएगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि अगर विषम अग्नि है तो इसका मतलब क्या है कि उसका पित्त का जो सिक्रीशन है वो कैसा रहेगा, इरेगुलर रहेगा, जिसकी वजह से कभी तो खाना पच जाएगा और कभी खाना नहीं पचेगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो कभी अगर जो जिसका भी विषम अग्नि है उसका जीआईटी जो है वो कैसे एनवायरनमेंट में बना है, जैसे कि पहले से माल नरिशमेंट हुआ है या कोई लीवर में डिसऑर्डर है या कोई स्प्लीन में डिसऑर्डर है या पुरानी कोई बीमारी है, तो इसकी वजह से पित्त क्या है वो कम ही बनता है और कम बनने की वजह से इरेगुलरली सीक्रेट होता है, तो जिसकी वजह से विषम अग्नि हो जाती है। फिर तीक्ष्ण अग्नि मतलब क्या, तीक्ष्ण अग्नि मतलब क्या, इन्फ्लुएंस्ड बाय पित्ता, अ पर्सन विद तीक्ष्ण अग्नि विल हैव हाई डाइजेशन पावर एंड एपेटाइट। यानी कि तीक्ष्ण अग्नि वाला जो व्यक्ति रहेगा उसमें कैसा रहेगा, हाई एपेटाइट रहेगी।
तो ऐसा कब होगा? तो ऐसा तब होगा जब सपोज कोई राजस्थान में रहता है तो उसका जो पित्त है वो कैसा रहेगा? तीक्ष्ण ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है और लोग खाना भी ऐसा ही खाते हैं, जिसकी वजह से पित्त जो है वो कैसा हो जाता है? तीक्ष्ण हो जाता है। तो ये लोग जो होते हैं वो जो भी खाना खाते हैं वो तुरंत सब पच जाता है। फिर बाद में आता है मंद। मंद का मतलब क्या है कि पित्त जो है वो सीक्रेट बहुत कम प्रमाण में होगा, या बहुत कम क्वांटिटी में पित्त जो है वो सीक्रेट होगा। तो ऐसा कब होगा? जब लीवर के अंदर कोई बीमारी आ गई है, या लीवर के चैनल्स जो है वो ब्लॉक हो गए, या पेंक्रियास के चैनल्स ब्लॉक हो गए, तो ऐसा होगा। और ये जो है वो कफ दोष के कारण होता है। तो कफ दोष क्या करता है? ये चैनल्स ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से पित्त जो है वो मंद हो जाता है, और जो भी खाना खाएंगे वो बहुत लेट पचता है। तो इसके ऐसे अपन ने देखा कि पित्त के जो है वो 3 प्रकार विषम, तीक्ष्ण, मंद, यानी कि अग्नि के 3 प्रकार विषम, तीक्ष्ण और मंद है। लेकिन अगर तीनों दोष प्रॉपर है, यानी कि वात, पित्त और कफ शरीर के अंदर एकदम प्रॉपर है, तो क्या होगा कि इनकी वजह से जो सिक्रीशंस है वो प्रॉपर होंगे, और एक बार सिक्रीशंस प्रॉपर होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी जो है वो एकदम अच्छे से बढ़ेगा। इसीलिए इस अग्नि को जो है वो क्या नाम दिया गया है? सम नाम दिया गया। सम मतलब समान मात्रा में या सम प्रमाण में जो है वो बॉडी का जो है वो ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये अग्नि के 4 प्रकार यहाँ पे अपन ने देख लिए। नेक्स्ट जो है वो कोष्ठ के प्रकार बता रहे हैं। कोष्ठ यानी कि क्या? कोष्ठ का जनरल मतलब अगर मैं बताऊं तो कोष्ठ का मतलब होता है जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो आपका जो जीआईटी है वही बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? कोष्ठ बोला जा रहा है। तो ये जो है वो कितने प्रकार का था? कोष्ठः क्रूरो मृदुर मध्यो मध्य स्यात्तय समयरपि। इसमें से जो सबसे बेस्ट है वो कौन सा है? मध्य है, और बाकी के जो 2 है क्रूर और मृदु, ये थोड़े से जो है वो डिस्टर्ब है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है क्रूर कोष्ठ मतलब क्या? वेर इन द पर्सन विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर डाइजेशन। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबा समय ले रहा है डाइजेशन के लिए, इसका मतलब क्या है? या तो उसमें सिक्रीशंस प्रॉपर नहीं है, या तो जो है वो उसका मसल मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, या तो जो है वो उसने बहुत ड्राई फूड खाया है और हैवी फूड खाया है, या तो जो है वो उसे क्रोनिक इलनेस है, पुरानी जीआईटी की बीमारी है। तो ये थोड़े बहुत कारण हैं जिससे ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऐसे लोगों का जो पेट जीआईटी होगा वो कैसा होगा? क्रूर होगा। तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? क्रूर कोष्ठी कहा जाता है। द बाउल इवैक्यूएशन विल बी इरेगुलर, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वात दोषा। और इसमें कौन सा दोष प्रदान होता है? वात दोष प्रदान होता है। अभी मृदु कोष्ठी यानी कि क्या? सेंसिटिव स्टमक हैज़ अ वेरी शॉर्ट डाइजेशन पीरियड, इवन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिल्क विल कॉज बाउल इवैक्यूएशन। यानी कि इनका जो स्टमक होता है, जीआईटी होता है, वो कैसा होता है? एकदम सॉफ्ट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर उन्होंने दूध भी पी लिया तो उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। तो बेसिकली ये कब होगा? जब सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट या जो मसल मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगी। मसल मूवमेंट यानी कि पेरिस्टाल्सिस, और बाकी की सब चीज़ें जो है वो बहुत लिक्विड फूड खाते होंगे वगैरह वगैरह और ये सब। तो ये सब जो लोग होते हैं उनका कोष्ठ कैसा होता है? मृदु कोष्ठ होता है। फिर बाद में जो बच गए वो है मध्य कोष्ठ। तो जिनके अंदर प्रॉपरली ही सिक्रीशंस हो रहे हैं, प्रॉपरली पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, और प्रॉपरली जो है वो सब चीज़ें हो रही है, तो उनका कैसा रहेगा? प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक रहेगा, बाउल इवैक्यूएशन उनका एकदम टाइम पे होगा। और ये कब होता है? जब तीनों दोष बैलेंस होते हैं। तो इसीलिए मध्य वाला कोष्ठ जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे कोष्ठ 3 बताए गए हैं। अभी आप पूछेंगे कि अग्नि और कोष्ठ ये यहाँ पे बताने की क्या ज़रूरत थी? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे आयुर्वेद में जो है वो दवाइयाँ जो होती है वो कैसी होती है? ओरल रूट से ही हमको देनी होती है। तो अगर कभी किसी को दवाई नहीं पची, या कभी किसी को दवाई जो है वो ज़्यादा गर्म पड़ गई, तो अगर किसी का कोष्ठ मृदु है या सेंसिटिव है तो उसके तो पेट में छाले पड़ जाएंगे।
और वो इंसान फिर कभी आयुर्वेद की दवाइयाँ नहीं लेगा। इसलिए आपको पहले से ही पता होना ज़रूरी है कि अगर मृदुकोष्ठी है तो उसको जो है वो ज़्यादा हाई डोज वाली या हाई कोरोसिव दवाई नहीं देनी है, उसको सॉफ्ट दवाइयाँ देनी है। और अगर कोई मध्य कोष्ठ है तो उसको प्रॉपर डोज में दवाइयाँ देनी है। क्रूर कोष्ठ है तो उसको थोड़ी ज़्यादा डोज में दवाइयाँ देनी है। और अगर अग्नि भी आपको पता है तो आपको पता रहेगा कि अगर मंद अग्नि वाला है तो उसे जो है वो अच्छी अग्नि हो जाए और साथ में जो है वो उसकी बीमारी की दवाई इस प्रकार से देनी है। अगर कोई तीक्ष्ण अग्नि वाला है तो उसको क्या करना है कि उसकी अग्नि थोड़ी सी कम करने वाली दवाई और साथ में जो उसकी प्रॉब्लम है वो दवाई देनी है। तो इस प्रकार से जो है वो ये सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे ये कॉन्क्लूजन्स के रूप में लिखा गया है। ये सब इन्होंने प्रूव कर करके छोड़ दिया है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे कॉन्क्लूजन के रूप में लिखा है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो दोष होते हैं वो कब बनते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर आते कहाँ से, तो उसके आंसर के लिए ये श्लोक उन्होंने दिया है। शुक्र आर्तवस्थ है जन्म आदो, ये जन्म के समय ही जो है वो जन्म आदो यानी कि जन्म के समय जब शुक्र आर्तव का संयोग होता है तो उसी समय ये जो है वो दोष डिसाइड हो जाते हैं। क्योंकि शुक्र और आर्तव के अंदर जिस प्रकार का भी दोषों का प्राधान्य होता है, दोषों का प्रीडोमिनेंस होता है, उसी के अनुसार जो है वो गर्भ बनता है। और ये गर्भ जो होता है उसका दोषों का प्रीडोमिनेंस इस पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए जैसे कि आपका जो वात पित्त कफ का स्टेटस है वो बेसिकली आपके माउंटेड के शुक्र आर्तव पे डिपेंड करता है। और ये अगर इस पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये दोष कहे जाते हैं, दोष यानी कि जो दूषित करते हैं यानी कि जो दूसरों को खराब करते हैं, तो मुझे बताइए कि अगर शुक्र और शोणित के अंदर, शुक्र और आर्तव के अंदर दोष है तो गर्भ बनेगा ही कैसे? क्योंकि विकृति से प्रकृति, विकृति यानी कि कोई खराब चीज़ से कोई अच्छी चीज़ नहीं बन सकती है। अभी आप कह रहे हो कि शुक्र के अंदर दोष है, आर्तव के अंदर दोष है, तो मुझे बताइए कि गर्भ कैसे बना रहा है? क्योंकि गर्भ तो जो है वो नेचुरल चीज़ है और वो बिगड़ी हुई चीज़ों से बननी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने इसका आंसर देने के लिए एग्जांपल दिया है कि विषेण इव विषकृमि। तो जैसे कि पॉइजनस इंसेक्ट्स होते हैं, पॉइजनस इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको पॉइजन से कभी कोई हानि नहीं होती है, यानी कि वो पॉइजन से भी जो है वो एकदम अनअफेक्टेड रहते हैं। वैसे ही ये दोष जो है वो शुक्र और आर्तव के अंदर रहते हैं और गर्भ जो होता है उससे अनअफेक्टेड रहता है। जैसे कि ये पॉइजनस इंसेक्ट्स पॉइजन से अनअफेक्टेड रहते हैं, वैसे ही इन दोषों से ये गर्भ भी कैसा होता है? अनअफेक्टेड रहता है। और भी तैश्च तीसरा प्रकृतयो, और इन चीज़ों से जो प्रकृति बनती है वो कैसी होती है? हीन, मध्य और उत्तम। इस प्रकार से 3 प्रकार की बनती है। कैसी बनती है? हीन, मध्य और उत्तम। यहाँ पे हीन, मध्यम और उत्तम जो है वो इसके लिए बोला गया है कि हीन जो है वो वात प्रकृति है, मध्य जो है वो पित्त प्रकृति है और उत्तम जो है वो कफ प्रकृति है। और इन तीनों के बैलेंस से भी जो है वो एक प्रकृति बनती है जिसको जो है सम प्रकृति कहते हैं, और ये जो है वो सबसे बेस्ट होती है। प्रकृति यानी कि आपके शरीर की बनावट, यानी कि आपके शरीर का जो अंदर दोषों का जो है वो प्रीडोमिनेंस कैसा है, क्या कैसे कैसे फंक्शन होंगे, उसके लिए जो है वो ये बताया गया है। इसमें से अगर सपोज ऐसा होता है कि ये तो चलो एक एक दोषों की बात होगी, लेकिन अगर सपोज कोई इंसान जो है जिसका प्रकृति वात और पित्त है, तो ऐसे जो 2 दोषों वाली प्रकृति होती है वो कैसी होती है? निंद्य होती है। निंद्य यानी कि अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? बीमार हो जाते हैं। इसलिए ये जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? निंद्य होती है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है समस्तासु श्रेष्ठा निंद्या द्विदोषजा, निंद्या द्विदोषजा, यानी कि ऐसी जो प्रकृति होती है वो निंद्य होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दोषों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में इंफॉर्मेशन देखा। अगर आपको ये सेशन में कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं डाउट।
या आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं।